अगर मैं कहूं कि हमें ऐसे प्लैनेट्स मिल चुके हैं जहां दो सूरज एक साथ उगते हैं, बिल्कुल स्टार वॉर्स मूवी की तरह, या फिर एक ऐसे प्लैनेट्स जहां पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक सब कुछ लाल रंग का दिखाई देता है, तो आपको यकीन आएगा क्या? और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये सब डिस्कवरीज करने वाला एक ऐसा टेलीस्कोप था जिसकी 4 साल के मिशन में ही सारे इक्विपमेंट्स खराब होने लगे थे, पर फिर भी उसने 9 साल तक काम करते हुए 2600 से ज्यादा नए प्लैनेट्स खोज निकाले और हमारी सोच ही बदल कर रख दी कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं। तो आज की कहानी है नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की, जिसने हमें ऐसी ऐसी अजीबोगरीब दुनियाओं से मिलवाया कि साइंस फिक्शन भी फीकी पड़ गई। देखो दोस्तों, साल 2009 से पहले तक हमें सिर्फ कुछ 100 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में ही पता था, और उनमें से भी ज्यादातर इतने बड़े और अजीब थे कि वहां लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो 7 मार्च 2009 को नासा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और केपलर स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। इस टेलीस्कोप का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना जो हमारी पृथ्वी जैसे हों, जहां शायद लाइफ हो सकती हो। अब सवाल ये था कि इतनी दूर, सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट को कैसे खोजा जाए जब वो दिखता तक नहीं है। तो साइंटिस्टों ने एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत आसान है। जरा इमेजिन करो कि रात में एक बल्ब जल रहा है दूर, और उसके सामने से एक पंखा घूम रहा है। तो जब भी पंखे का ब्लेड बल्ब के सामने आएगा, उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी ना। बस यही चीज स्टार्स के साथ होती है। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, और केपलर इतना सेंसिटिव था कि अगर 1000 किलोमीटर दूर किसी कार के हेडलाइट के सामने से एक मक्खी भी गुजरे तो वो उस छोटे से चेंज को भी डिटेक्ट कर सकता था। ये बात सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि केपलर कितना पावरफुल था। तो केपलर ने अपना काम शुरू किया और 4 सालों तक लगातार बिना रुके अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से को घूरता रहा। वो हर 30 मिनट में फोटो खींचता था और देखता था कि किस स्टार की ब्राइटनेस कम हो रही है। और इन 4 सालों में ही केपलर ने सैकड़ों नए प्लैनेट्स ढूंढ निकाले। पर 2013 में एक बड़ा हादसा हो गया। केपलर के 4 रिएक्शन व्हील्स में से 2 खराब हो गए। अब ये रिएक्शन व्हील्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के पैर जैसे होते हैं जो उसे स्टेबल रखते हैं और सही दिशा में पॉइंट करते हैं। तो जब 2 व्हील्स खराब हो गए तो केपलर को एक जगह फोकस करना मुश्किल हो गया। सभी को लगा कि अब मिशन खत्म हो गया, पर नासा के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक जुगाड़ निकाला और सूरज की रोशनी के प्रेशर का इस्तेमाल करके केपलर को बैलेंस करना सीख लिया, बिल्कुल जैसे कोई नाव में पानी के करंट का इस्तेमाल करके बैलेंस बनाए। इस नए मिशन को नाम दिया गया K2 मिशन, और केपलर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। इस जुगाड़ की वजह से केपलर ने 2018 तक काम किया और कुल मिलाकर 2662 प्लैनेट्स की डिस्कवरी कर दी। अब बात करते हैं उन सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स की जो केपलर ने खोजे। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 22b की, जो पहला ऐसा प्लैनेट था जिसे केपलर ने हैबिटेबल जोन में खोजा था। हैबिटेबल जोन मतलब वो एरिया जहां ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा ठंड, बिल्कुल गोल्डीलॉक्स जोन की तरह, जस्ट राइट। ये प्लैनेट पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पृथ्वी सूरज से है। इसका मतलब वहां का तापमान भी पृथ्वी जैसा हो सकता है, और अगर तापमान सही है तो पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और जहां पानी है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी भी है। साइंटिस्टों को लगता है कि ये प्लैनेट शायद एक वाटर वर्ल्ड हो सकता है, यानी पूरा का पूरा गहरे समुद्रों से ढका हुआ। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई जमीन ही नहीं, बस सैकड़ों किलोमीटर गहरा समुद्र। वहां किस तरह की लाइफ हो सकती है? शायद मछलियां या फिर कुछ और अजीब समुद्री जीव। अब बात करते हैं केपलर 452b की, जिसे अर्थ 2.0 या सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये प्लैनेट पृथ्वी से 60% बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इसका स्टार भी हमारे सूरज जैसा ही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लैनेट 6 बिलियन साल पुराना है, यानी पृथ्वी से 1.5 बिलियन साल ज्यादा पुराना। इसका मतलब अगर वहां लाइफ स्टार्ट हुई होगी तो उसे इवॉल्व होने के लिए हमसे ज्यादा टाइम मिला है। सोचो, अगर वहां लाइफ है तो वो हमसे कितनी एडवांस हो सकती है। शायद वहां के जीव हमसे 1.5 बिलियन साल आगे की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। केपलर 452b हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर है, तो अगर वहां से कोई हमें देख रहा है तो उन्हें अभी पृथ्वी का 1400 साल पहले का व्यू दिख रहा होगा, जब यहाँ मध्य युग चल रहा था। अब चलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग प्लैनेट की तरफ, केपलर 186f। ये पहला अर्थ साइज का प्लैनेट था जो हैबिटेबल जोन में मिला था।
इसका साइज लगभग पृथ्वी जैसा ही है, बस 10% बड़ा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसका स्टार एक रेड ड्वार्फ है, यानी हमारे सूरज से बहुत छोटा और कम गर्म। इसकी वजह से केपलर 186f को अपने स्टार के बहुत पास रहना पड़ता है ताकि उसे पर्याप्त गर्मी मिल सके। वहाँ एक साल सिर्फ 130 दिनों का होता है। अब सोचो, वहाँ रहने वाले जीवों के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट कैसा होगा। हर 4 महीने में नया साल, हर कुछ हफ्तों में मौसम बदलना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहाँ सूरज लाल दिखेगा। सोचो, जब सूरज ही लाल हो तो पेड़ पौधे भी हरे नहीं बल्कि लाल या काले रंग के होंगे, क्योंकि उन्हें लाल लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए अलग तरह का पिगमेंट चाहिए होगा। एक पूरी लाल दुनिया, जस्ट इमेजिन। अब बात करते हैं सबसे फिल्मी प्लैनेट की, केपलर 16b की। ये वो प्लैनेट है जहां 2 सूरज हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार वॉर्स के प्लैनेट टैटूइन की तरह। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम में है, यानी 2 स्टार्स एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं और केपलर 16b उन दोनों के अराउंड घूम रहा है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े हों तो आपको आसमान में 2 सूरज एक साथ उगते और डूबते दिखेंगे। कभी कभी एक सूरज दूसरे के सामने आ जाएगा और एक्लिप्स हो जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि केपलर 16b एक गैस जायंट है, यानी वहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जहां आप खड़े हो सको, और वो हैबिटेबल जोन से बाहर है, इसलिए बहुत ठंडा भी है। पर फिर भी सोचो कितना खूबसूरत होगा वो नज़ारा जब 2 सूरज एक साथ सेट हो रहे हों। शायद इस प्लैनेट के कुछ मून्स हों जो हैबिटेबल जोन में हों, तो वहां से ये व्यू देखना तो वाकई किसी सपने जैसा होगा। अब बढ़ते हैं केपलर 62e की तरफ। ये प्लैनेट भी एक सुपर अर्थ है और हैबिटेबल जोन में है। ये पृथ्वी से 60% बड़ा है और साइंटिस्टों का मानना है कि ये भी एक वाटर वर्ल्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि इसके साथ 4 और प्लैनेट्स भी हैं इसी सिस्टम में, यानी एक पूरा सोलर सिस्टम जहाँ 5 प्लैनेट्स हैं। इनमें से केपलर 62f भी हैबिटेबल जोन में है। सोचो, एक ऐसा सिस्टम जहां 2 प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है। अगर एक प्लैनेट पर लाइफ एडवांस हो गई तो वो दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हैं। उनके लिए इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल बहुत आसान होगा। शायद वहां पहले से ही 2 अलग-अलग सिविलाइजेशंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है। अब चलते हैं कुछ एक्सट्रीम प्लैनेट्स की तरफ। पहला है केपलर 10b, जो पहला रॉकी एक्सोप्लैनेट था जो केपलर ने डिस्कवर किया। लेकिन ये कोई नॉर्मल रॉकी प्लैनेट नहीं है। ये अपने स्टार के इतना पास है कि वहाँ का तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ये इतना गर्म है कि वहाँ की चट्टानें पिघलकर लावा बन जाती हैं। पूरी सरफेस पिघली हुई चट्टानों से ढकी है और ऊपर का एटमॉस्फेयर वेपराइज्ड रॉक से बना है। हाँ, आपने सही सुना, वहाँ बारिश पत्थरों की होती है। जब वेपराइज्ड रॉक्स ठंडे होते हैं तो वो कंडेंस होकर पत्थर की बारिश की तरह गिरते हैं। ये एक सच्चा हेल वर्ल्ड है। केपलर 10b का एक साल सिर्फ 20 घंटों का है, यानी वो 20 घंटे में अपने स्टार का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सोचो कितनी तेज स्पीड होगी वहाँ सब कुछ। और अब सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट, केपलर 70b। ये प्लैनेट इतना एक्सट्रीम है कि इसे सबसे गर्म एक्सोप्लैनेट माना जाता है। वहाँ का तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमारे सूरज की सरफेस से भी गर्म। ये अपने स्टार के इतना पास है कि वो लगभग अपने स्टार को छू रहा है। दरअसल इसका स्टार पहले एक रेड जायंट था जो फूल गया था, और जब वो फूला तो इसने केपलर 70b को लगभग निगल ही लिया था। लेकिन किसी तरह ये प्लैनेट बच गया और अब ये उस स्टार के बाहरी लेयर्स में घूम रहा है। वहाँ हर चीज वेपराइज हो जाती है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बस एक पिघली हुई चट्टान की गेंद जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर सेकेंड टन्स की मात्रा में मटीरियल वेपराइज होकर स्पेस में उड़ रहा है। शायद कुछ मिलियन सालों में ये प्लैनेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और स्ट्रेंज वर्ल्ड्स की जो केपलर ने खोजे। एक प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पर इतनी तेजी से घूमता है कि उसका एक दिन सिर्फ 8 घंटे का है। वहां आप दिन में 3 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। फिर एक और प्लैनेट है जो इतना डार्क है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का 99% अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कोयले से भी काला। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमेशा अपना एक ही साइड अपने स्टार की तरफ रखते हैं, यानी एक साइड हमेशा दिन और दूसरा साइड हमेशा रात। वहां बीच में एक छोटा सा एरिया होगा जहां हमेशा सूर्यास्त या सूर्योदय जैसा लगेगा, और शायद वही लाइफ हो सकती है। केपलर ने हमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी दिखाए जो पूरी तरह से हीरे से बने हो सकते हैं। ये कार्बन से भरपूर प्लैनेट्स हैं जहां इंटेंस प्रेशर की वजह से कार्बन डायमंड में बदल जाता है। सोचो, एक पूरा प्लैनेट जो एक विशाल डायमंड है। फिर कुछ आइस वर्ल्ड्स हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं, लेकिन उनकी बर्फ पानी की नहीं बल्कि मीथेन या अमोनिया की है। कुछ प्लैनेट्स पर ग्लास की बारिश होती है,
हॉरिजॉन्टली यानी साइडवेज, क्योंकि वहां की हवाएं 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। केपलर की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी कि प्लैनेट्स ब्रह्मांड में बहुत कॉमन है। हर स्टार के पास औसतन कम से कम एक प्लैनेट है। हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। इसका मतलब कम से कम 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं सिर्फ मिल्की वे में, और ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो कितने प्लैनेट्स होंगे। और इन सब में से अगर सिर्फ 1% भी हैबिटेबल जोन में है तो भी अरबों प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ हो सकती है। केपलर ने हमें सिखाया कि हम अकेले नहीं हो सकते। स्टैटिस्टिकली ये लगभग इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ हो। केपलर का मिशन 2018 में खत्म हो गया जब उसका फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन इसने जो डेटा दिया है साइंटिस्ट उसे अभी भी एनालाइज कर रहे हैं। हर साल नए प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो रही है केपलर के पुराने डेटा से। अब टेस और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ प्लैनेट्स ढूंढ नहीं रहे बल्कि उनके एटमॉस्फेयर को भी स्टडी कर रहे हैं। शायद जल्दी हमें किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या मीथेन जैसे बायोसिग्नेचर्स मिल जाएं जो लाइफ की निशानी हो। केपलर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक छोटे से टेलीस्कोप ने हमारी पूरी सोच बदल दी। 20 साल पहले तक हम सोचते थे कि शायद प्लैनेट्स बहुत रेयर हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि प्लैनेट्स तो हर जगह हैं, और वो भी इतने अलग अलग तरह के कि हमारी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां हीरे की बारिश होती है, कुछ पर पत्थर की, कुछ पर ग्लास की। कुछ प्लैनेट्स 2 सूरज के अराउंड घूमते हैं, कुछ हमेशा अंधेरे में रहते हैं। ये सब सुनकर लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन स्टोरी हो, लेकिन ये सब रियल है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हम अभी शुरुआत में ही हैं। अभी तक हमने अपनी गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से को ही देखा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, हम और भी ज्यादा अजीब और वंडरफुल वर्ल्ड्स खोजेंगे। शायद हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिले जो पृथ्वी से भी ज्यादा परफेक्ट हो लाइफ के लिए, या फिर कोई ऐसा प्लैनेट जहां पहले से ही एक एडवांस सिविलाइजेशन हो। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन हम जान जाएंगे कि हम सच में अकेले नहीं हैं। केपलर ने हमें सिखाया कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा डाइवर्स और इंटरेस्टिंग है। हर प्लैनेट की अपनी एक कहानी है, अपनी खासियत है। कुछ प्लैनेट्स इतने एक्सट्रीम हैं कि वहां कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमें उम्मीद देते हैं कि शायद वहां लाइफ हो सकती है। शायद वहां कोई हमारी तरह सितारों को देख रहा हो और सोच रहा हो कि क्या वो अकेले हैं। तो दोस्तों, केपलर की इस इनसेन जर्नी ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हर रहस्य के पीछे एक नई दुनिया छुपी है, और हमारी जॉब है उन दुनियाओं को खोजना और समझना। क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को समझेंगे उतना हम खुद को भी समझेंगे कि हम कहां से आए हैं और हमारी जगह इस विशाल ब्रह्मांड में क्या है। तो बस यही है केपलर टेलीस्कोप की कहानी और उसकी अमेजिंग डिस्कवरीज की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि सच कभी कभी फिक्शन से भी ज्यादा अजीब और खूबसूरत होता है।